जब ऐसे लिखने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है ना। हमें बात करना है कि डी डॉलराइजेशन क्या है, हमें इसके कॉजेज़ की बात करनी है, हमें प्रोसेस की बात करनी है, डायमेंशन की बात करनी है, स्टेप्स की बात करनी है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस की बात करनी है, चैलेंजेस की बात करनी है, वे फॉरवर्ड की बात करनी है और फिर कंक्लूजन की बात करनी है, राइट। तो इस टॉपिक पर जब आप ऐसे लिखने जाएंगे, और देखिए ऐसे के संदर्भ में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। मेरी तो समझ ये है कि आपके तीनों ही ग्रुप में जो एसी के टॉपिक पूछे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग यही टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक पर ऐसे लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आम तौर पर इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में लोग कम ध्यान देते हैं, राइट। तो इस टॉपिक में जो पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे लिखें, यानी इंट्रोडक्शन इस पे आप कैसे लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा कि व्हाट इज डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर पर निर्भरता में कमी जो है जिसको डी डॉलराइजेशन हम कहते हैं, ये है क्या चीज़, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखो बहुत आसानी पूर्वक आप डिफाइन करोगे कि डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि वैश्विक के अर्थव्यवस्था एवं बाजार में या वैश्विक आर्थिक व्यवस्था एवं बाजार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व में कमी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। और यह डी डॉलराइजेशन जो है ये डॉलराइजेशन के विपरीत प्रक्रिया है, यदि इसके साथ आपको जोड़ना है डॉलराइजेशन, यानी डॉलर जो है कि प्रभुत्व में जो हमने वृद्धि की प्रक्रिया शुरू की, डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की, तो उस डॉलराइजेशन की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया है डी डॉलराइजेशन। और चूंकि डॉलराइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत डॉलर को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में प्रभुत्व प्रदान किया गया और अमेरिका को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था जो ब्रेटन वुड सिस्टम के नाम से जानी जाती है उसमें अमेरिकी प्रभुत्व को स्थापित किया गया। तो डी डॉलराइजेशन जो है उसी अमेरिकी प्रभुत्व में कमी ला रही है, अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व में कमी, विश्व के आर्थिक व्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व में कमी, और विश्व की आर्थिक व्यवस्था में ब्रेटन वुड सिस्टम के द्वारा जो ऑर्डर स्थापित किया गया है उसी ऑर्डर में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी प्रोसेस को डी डॉलराइजेशन कहते हैं, राइट। यानी आपको बहुत सिंपली आप डी डॉलराइजेशन को एक तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। ध्यान रखना है कि हमने 3 बातें की है। आपको डी डॉलराइजेशन क्या है ये लिखना है, दूसरा कि डी डॉलराइजेशन किस प्रकार से डॉलराइजेशन के विपरीत प्रक्रिया है, तीसरा आपको लिखना है कि जो डॉलराइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई ब्रेटन वुड व्यवस्था के माध्यम से हुई, जिसने वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को अभी तक जो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग संचालित होती है, अब उसको कमज़ोर करने का प्रोसेस जो है डॉलर की निर्भरता में कमी है, यानी डी डॉलराइजेशन है। तो ऐसे आप इसको एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है ना, डॉलराइजेशन के बैकग्राउंड को लिखना है ना, कि डॉलराइजेशन का बैकग्राउंड क्या है ना, क्योंकि डी डॉलराइजेशन को आपको एक्सप्लेन करना होगा, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा कि इसका मतलब क्या है। ऐसे लिखने जा रहे हैं और ऐसे लिखने जा रहे हैं तो हमारे पास लिखने का काफ़ी स्पेस होता है। तो डॉलराइजेशन की प्रक्रिया की शुरुआत 1944 में हुई, जब भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का आयोजन ब्रेटन वुड विलेज में किया गया था।
और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 44 प्रमुख देश शामिल थे। उन देशों ने आपस में अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट से दो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट हुआ। एक तो आईएमएफ की स्थापना की गई, दूसरा आईवीआरडी की स्थापना की गई जिसको आप विश्व बैंक कहते हैं। और इसी से अमेरिकी डॉलर को डोमिनेंस प्रदान किया गया कि अमेरिका का डॉलर इंटरनेशनल करेंसी होगा, अमेरिका का डॉलर जो है गोल्ड स्टैंडर्ड पर रहेगा और अमेरिकी डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, निवेश में और फॉरेक्स रिजर्व के रूप में हम सुरक्षित रखेंगे। यहीं से अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व जो है विश्व के आर्थिक व्यवस्था पर आरंभ होता है। इसके पहले की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ब्रिटिश पाउंड जो है उसका प्रभुत्व था। उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। यहाँ से हम अमेरिकी प्रभुत्व की बात करते हैं, यानी ये बैकग्राउंड आपको लिखना है डॉलराइजेशन का। और डॉलराइजेशन जो है ये यूएस डॉलर जो है इसकी हेजेमनी को स्टेबल करता है, इसके प्रभुत्व को स्टेबल करता है और लगभग इसका प्रभुत्व बना हुआ है ना। लेकिन जनरली क्या दिखाई दे रहा कि 2000 से 2026 के बीच में डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मजबूत हुआ है। और मजबूत हुआ है तो ब्रेटन वुड व्यवस्था या वैश्विक के आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें भी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना, तो एक तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, दूसरा बैकग्राउंड की बात करेंगे और इसी बैकग्राउंड से यानी डॉलराइजेशन का जो बैकग्राउंड है इसी बैकग्राउंड से डी डॉलराइजेशन को भी आप कनेक्ट करेंगे, है ना। जैसा कि हमने कहा कि जो डॉलर अमेरिकी डॉलर को ब्रेटन वुड व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने इंटरनेशनल करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया और ये इंटरनेशनल करेंसी जो है इंटरनेशनल ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, फॉरेक्स रिजर्व के रूप में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा अलग अलग देशों के द्वारा यूज़ की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था में चूँकि ये गोल्ड स्टैंडर्ड पर था, यानी शर्त ये था कि अमेरिका जितना डॉलर छापेगा उसके वैल्यू के अनुरूप उसे गोल्ड रखना पड़ेगा रिजर्व। तो इस व्यवस्था में एक तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। दूसरा क्या हुआ कि अगर दूसरे देश में भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को ठीक करने के लिए हमें डॉलर देना पड़ेगा और डॉलर देना है तो डॉलर छापना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम आई कि वियतनाम युद्ध में जब अमेरिका फंस गया तो उसमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा। तो अमेरिका के इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की बातें चलने लगी। इसी बीच 1969 में आईएमएफ के अंतर्गत जो है ध्यान ये रखना है कि आईएमएफ जो है 1969 में एसडीआर का कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस होता है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट कि किसी भी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह देश जो है आईएमएफ से शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है, राइट, एसडीआर। और 1971 में यूएसए जो है डॉलर को 100% गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा लेता है और प्रोपोर्शनल बना देता है। अब देखिए ये एक सिचुएशन है, हालांकि अभी भी डॉलर डोमिनेंट है, उससे और भी डॉलर डोमिनेंट हो जाएगा, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हो रही है इससे कनेक्ट होता है डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, राइट। इसके कनेक्शन को आपको दिखाना है क्योंकि जैसे ही अमेरिका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड से अपने डॉलर को हटा लेता है तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका अब डॉलर छाप सकता है और डॉलर छाप सकता है तो उसके लिए अब गोल्ड स्टैंडर्ड यानी उतना गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल रखना है।
चूँकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है और एक इंटरनेशनल करेंसी को किसी दूसरे एक देश के हाथ में अगर दे दिया गया है और रेगुलेटर जो बॉडी है आईएमएफ या आईबीआरडी जिसकी स्थापना की गई थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को चलाने के लिए, चूँकि अमेरिका ने 1944 में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था तो इसमें अमेरिका का कोटा ज़्यादा था, अमेरिका का वोटिंग राइट ज़्यादा था, बिना अमेरिका के कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। तो एक तरह से इस पूरी राइट का अमेरिका जो है अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने और दूसरे देशों की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते रहा, राइट। यानी यहाँ वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिकी हेजेमनी में काम करती रही, अमेरिका के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है। लेकिन इस व्यवस्था में धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आती है तो तीसरा इम्पोर्टेंट डायमेंशन आप बात करेंगे कि जो डी डॉलराइजेशन है, इसका कारण क्या है ना? क्या कारण है? तो इसका कारण एक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भी है ना? अमेरिकी अर्थव्यवस्था या अमेरिका की जो आर्थिक नीति है, इस आर्थिक जो नीति है, इस नीति के कारण भी डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो है शुरू होता है। कैसे होता है? तो देखो, अमेरिका ने जिस प्रकार की आर्थिक और राजनीतिक के पॉलिसी का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका हमेशा कोशिश करते रहा कि वर्ल्ड पर उसका प्रभुत्व आर्थिक तो बना ही रहे, राजनीतिक भी बना रहे, सैन्य शक्ति में भी वो प्रभुत्व बनाए रखे। इसके कारण अमेरिका ने एक्सपेंडिचर अपना काफ़ी बढ़ाया, ठीक है। एक तो एक्सपेंडिचर उसका बढ़ा। आप जानते होंगे कि शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ के साथ उसका एक तरह से प्रतिस्पर्धा था, उसके कारण भी एक्सपेंडिचर बढ़ा, सैन्य बजट बढ़ा। कई जगह सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखा है। यूरोप को अमेरिका ने आर्थिक मदद किया, यूरोप के सिक्योरिटी का भार अपने ऊपर लिया, नाटो में अमेरिका ने काफ़ी खर्च किया। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में इनके चलते कुछ कमियां हो रही हैं। खारिज युद्ध में अमेरिका भाग लिया, खारिज युद्ध के बाद आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका आ गया और अब अमेरिका जो है आपका ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा, अमेरिका जो है रशियन यूक्रेन युद्ध में जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा। तो इसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था में है, तो एक तो करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये करेंट अकाउंट डेफिसिट की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है ना। धीरे धीरे करेंट अकाउंट डेफिसिट अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक तो दिखाई देती है। दूसरा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट की मात्रा भी काफ़ी बढ़ गई। तीसरा, फॉरेक्स रिजर्व जो है अमेरिका, यानी डॉलर का रिजर्व अमेरिका से शिफ्ट करने लगा, यानी अमेरिका की जगह किसी और देश में डॉलर रिजर्व ज़्यादा बढ़ने लगा। चाइना ने डॉलर का रिजर्व काफ़ी बना लिया। तो अमेरिका एक तो इससे उसकी प्रॉब्लम खड़ी हुई। दूसरा प्रॉब्लम अमेरिका के साइड से, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका ने अपने प्रतिस्पर्धी देशों या शत्रु देशों के साथ क्या किया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ का इस्तेमाल करके उस पर सैंक्शन लगाया। और सैंक्शन लगाने के कारण जो बाकी देश हैं, उन देशों में ये बातें धीरे धीरे डेवलप करने लगी कि अगर डॉलर ही इंटरनेशनल मनी रहेगी और इस पर अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका कभी भी चाहे तो किसी भी देश की आर्थिक की व्यवस्था को कंट्रोल कर सकता है, तहस नहस कर सकता है। तो इसके कारण कुछ देशों के मन में अमेरिकी जो डॉलर के प्रभुत्व का एक विकल्प तैयार करने की भावना का डेवलपमेंट हुआ। और इसी में कई इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें एक तो आप
इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात कर सकते हैं। आप देखिए कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है, जैसे चाइना है ना, चाइना जो है अमेरिका का बहुत बड़ा चैलेंजर है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, सैन्य क्षेत्र में देखिए, तकनीकी क्षेत्र में देखिए। तो चाइना का इमर्जेंस शुरू हो गया है ना, और 2000 के बाद चाइना ने एक तरह से अमेरिका को चैलेंज करना शुरू किया। तो चाइना ने, है ना, जैसे पहले अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट के अंतर्गत देखिएगा कि अमेरिका ने पेट्रो डॉलर के प्रभुत्व को स्थापित कर करके और ऑयल एंड गैस के जो रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास किया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अनेक देशों में अपने सैन्य अड्डा भी बना रखा है। तेल की राजनीति में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उसका भी डॉलर से ही कारोबार होती रहा है। तो चाइना का जब इमरजेंस होता है तो चाइना क्या करता है कि चाइना जो युआन है ना, इस युआन को डॉलर के परिप्रेक्ष्य में खड़ा करता है, और डॉलर के परिप्रेक्ष्य में खड़ा करता है तो इसके लिए वो करता क्या है, यानी अभी देखिए कि पेट्रो युआन है ना, आपने सुना होगा कि जो आपके ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है तो कई देशों को एक तरह से युआन में गैस और तेल की सप्लाई हो रही है। रशिया ने भी कहा है कि युआन में सप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, चैलेंज ये पहले से ही है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ आईएमएफ जो है तो इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट वगैरह की व्यवस्था का संचालन होता है, तो इसके लिए इसने एक सिप्स सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया है ना, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट का ये सिस्टम डेवलप कर लिया। तो एक तो चाइना, इंडिया भी इमर्ज कर रहा, धीरे धीरे इंडिया भी क्या कर रहा कि लोकल करेंसी में व्यापार कर रहा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रसिया के साथ हम लोगों ने रसिया के करेंसी में व्यापार करना शुरू किए। तो इंडिया हो, चाइना हो, ब्राज़ील हो, साउथ अफ्रीका हो, रसिया हो, तुर्किया हो, सऊदी अरबिया हो, तो ये सब जो है धीरे 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 अपनी रीजनल करेंसी पर जोर देने लगे। और इसी बीच आप देखिए कि अदर जगहों पर क्या हो रहा, यानी एक तरफ कुछ देश हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, ग्लोबल साउथ का विकास हो रहा। तो ग्लोबल साउथ का विकास हो रहा तो इसके कारण क्या हो रहा कि ग्लोबल साउथ के देश या इमर्जिंग जो देश हैं ये डॉलर को चुनौती दे रहे हैं। और डॉलर को चुनौती देने के लिए यहाँ देखोगे कि प्रोसेस में क्या है, तो कई तरह के प्रोसेस चली डॉलर को चुनौती देने के लिए, जिसमें एक तरफ तो ये कमज़ोर हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक पावर है ना वो मल्टीपोलर होते जा रहा। तो प्रोसेस में आप देखोगे कि प्रोसेस में कई चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। जैसे आप 1969 का एसडीआर का इंट्रोडक्शन या 1971 का भी आप जो अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा, अमेरिका ने हटाया डॉलर को। इसके बाद अगर आप देखें कि 1978 के बीच साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है, इन कंट्रीज़ में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक क्राइसिस उत्पन्न हुई। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है का संबंध अमेरिकी डॉलर से भी था। तो इन देशों ने जापान का इस समय एक इमरजेंस होता है और जापानी येन को ये लोग यूज करना शुरू कर दिया एक लोकल करेंसी के रूप में। और ऐसा लगा कि जापानी येन धीरे 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 डॉलर को चैलेंज कर रहा है। 99 में आप ये देखते होंगे कि यूरो है ना, यूरोपियन यूनियन ने एक अपना करेंसी डेवलप किया यूरो, और तब हुआ कि यूरो जो है डॉलर को चैलेंज करना शुरू किया।
2008 में अगर आप देखिए तो 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इस क्राइसिस की शुरुआत भी अमेरिका से ही हुई, ठीक है। इस क्राइसिस ने अमेरिका को और कमज़ोर किया, है ना। अमेरिका और कमज़ोर होता है। और जब ये क्राइसिस आई तो चाइना ने क्या किया कि चाइना ने कहा कि अब डॉलर की जगह एसडीआर को ही, है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है आपका आईएमएफ के अंतर्गत देशों को दिया हुआ है उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तो इसी को एक वैकल्पिक करेंसी के रूप में डेवलप किया जाए। क्योंकि चाइना ने बहुत बड़ा प्रतिरोध किया, कहा कि आप के आर्थिक नीतियों की गलती के कारण हम लोग क्यों उसको भुगते हैं, है ना। आप गलत नीतियां फॉलो कर रहे हैं, उससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है। और दबी जुबान चाइना को बहुत देशों ने सपोर्ट भी किया। तो एक तो ये देखिएगा कि यहाँ से हो रही है। दूसरा चीज़ क्या हो रहा कि 2009 में, ये बात ध्यान में रखो कि 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई, है ना, जिसमें भारत जो है आपका संस्थापक सदस्य भी रहा है, इंडिया। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये ग्लोबल साउथ के इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और धीरे धीरे इनका वेटेज बढ़ रहा। फिर इन लोगों ने कहा कि हम द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे और इन्होंने कर लिया। फिर ये कह रहे हैं कि हम ब्रिक्स जो है करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को ये आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्यों आगे बढ़ रहा है, जैसे हमने कहा था, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों का इस प्रकार से उपयोग करता है कि उसकी प्रतिरोधी जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दें। जैसे जब रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया 2022 में, तो अमेरिका ने क्या किया कि रसिया का जो डॉलर में लगभग 600 बिलियन डॉलर का एसेट था उसको फ्रीज कर दिया, राइट। अब बताइए, इतना उसने फ्रीज किया तो रसिया भी इस बात को समझ गया कि अगर डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास रहेगा तो फिर हम उसके साथ फाइनेंशियली उसके साथ हम टक्कर नहीं दे सकते हैं, तो फिर मिलिट्री के रूप में भी नहीं दे सकते हैं, राजनीतिक रूप में भी नहीं दे सकते हैं। अभी देखिए ईरान अगर और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा तो ईरान का भी बड़े पैमाने पर एसेट को फ्रीज किए हुए है अमेरिका। तो अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया, इसमें भले आप ये बात कहें कि इनरिच्ड यूरेनियम के चलते वो अटैक कर रहा है या बैलिस्टिक मिसाइल को समाप्त करने के लिए कर रहा है या उसके जो रिजिम है उसको चेंज करने के लिए करा, लेकिन एक उसमें बहुत बड़ी लड़ाई है पेट्रो डॉलर और पेट्रो युआन के बीच की लड़ाई भी है ना। तो अमेरिका और उसकी एलाइज, है ना, ये एक तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर कंट्रोल रखे हुए हैं। और बट एक प्रोसेस शुरू होती है कि हमेशा कोई ना कोई व्यवस्था के प्रतिकूल एक प्रोसेस शुरू होती है। और ये प्रोसेस शुरू हुई तो प्रोसेस के बाद अगर आपको देखना है कि डी डॉलराइजेशन का डायमेंशन में आप क्या लिखेंगे, है ना, कि इसके आयाम क्या क्या हैं, है ना। देखो ऐसे में आपको सभी चीज़ों को जानकारी होती है तो हम बहुत अच्छे ऐसे लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या है, तो देखो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को अगर ठीक से समझना है तो डी डॉलराइजेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड। देखो इंटरनेशनल ट्रेड जो है पहले डॉलर ही उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है एक तो बायलेटरल जो करेंसी है उसमें होने लगे,
लोकल करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड होने लगे, तो अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रेड में कम हो रही है। युआन का बढ़ रहा है ना, आपने देखा होगा। इवन कि भारत की कुछ कंपनियां जो है रसिया से युआन में तेल ले रही है, तो एक चैलेंज वहाँ पर है, लोकल करेंसी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है डायमेंशन के अंतर्गत, कि जैसा कि हमने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व है ना, तो फॉरेक्स रिजर्व जो है जनरली अलग अलग देश डॉलर या गोल्ड के रूप में रखते थे। तो हाल के वर्षों में देखने को मिला है कि डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर को भी अब फॉरेक्स रिजर्व के रूप में कम रखा जा रहा है ना। और कई सेंट्रल बैंक ने क्या किया कि एक तो गोल्ड खरीदा है और अल्टरनेटिव करेंसी भी, यानी दूसरी करेंसी को भी एक तरह से फॉरेक्स रिजर्व के रूप में रख रहे हैं देश। तो ये डॉलर के वेटेज को ही कम कर रहा। तीसरा जो आप बात यहाँ पर कर सकते हैं कि इंटरनेशनल डिपॉजिट भी पहले जो था जमा, जो देशों का जमा पूंजी होता है, वो देशों का जमा पूंजी पहले डॉलर के रूप में ही आप करते थे, अब उसमें भी डी डॉलराइजेशन हो रहा, राइट। यानी लोग अलग अलग देश जो है डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में या तो रख रही, अपनी करेंसी रख रही, लोकल करेंसी में रख रही है। तो ये भी डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा। और फिर आप बॉन्ड मार्केट है ना, यानी इंटरनेशनल बॉन्ड जो मार्केट है उसमें भी पहले डॉलर का प्रभुत्व था, डॉलर ज़्यादा ही डोमिनेंट था। ज़्यादातर देश जो है अमेरिकी बॉन्ड खरीदते थे, अमेरिकी सिक्योरिटीज़ खरीदते थे, और अमेरिकी बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ को जो है चूँकि वो डॉलर में खरीदते थे, डॉलर का उस पर प्रभुत्व था। इसमें भी कमी आ रही है, और सबसे ज़्यादा कमी तो आई है कमोडिटी इस मार्केट में, है ना। यानी वस्तुओं का जो क्रय विक्रय हो रहा, उस क्रय विक्रय में आप देखो कि लोकल करेंसी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है बड़े पैमाने पर। जैसे आप इंडिया भी कई देशों के साथ लोकल करेंसी में एक तरह से क्रय विक्रय कर रहा है, एक स्वैप सिस्टम डेवलप कर लिया है लोगों ने। तो ये सिस्टम जो आपको दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है कि डॉलराइजेशन का जो डायमेंशन था, यही तो डॉलराइजेशन का मेन डायमेंशन था कि ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो इस पे डॉलर का प्रभुत्व था, डॉलर के माध्यम से हम ये गतिविधियां करते थे। अब डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, है ना। तो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं तो इससे डॉलर के प्रभुत्व में कमी आ रही है, ध्यान ये रखना। तो इससे फायदा क्या है ना। यानी हम डी डॉलराइजेशन करें तो कोई तो बेनिफिट होगा, है ना। यानी जो देश डी डॉलराइजेशन के पक्ष में हैं, कुछ तो बेनिफिट होगा उनको। तो देखो बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, कोई शून्य में कोई चीज़ नहीं करता है, ठीक है। अगर हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, अगर मान लो डॉलर डोमिनेंट है, हेजेमनी है डॉलर का, तो हमारी जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है, आर्थिक प्रभुसत्ता डॉलर कंट्रोल करती है, ठीक है। अमेरिकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है दूसरे देशों के मॉनेटरी पॉलिसी को। जैसे आप देखो कि अमेरिका के अगर डॉलर के मूल्य में गिरावट करेगी वहाँ का सेंट्रल बैंक या बढ़ाएगी, तो उससे हम प्रभावित होते हैं। हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अगर डॉलर में ही होगा तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में भी हमें स्वतंत्रता नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, हमारी डॉलर पर डिपेंडेंस है। तो अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो हमें आर्थिक संप्रभुता प्राप्त होगा,
हमें मॉनेटरी संप्रभुता प्राप्त होगा, हमारी करेंसी को संप्रभुता प्राप्त होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो पॉलिसी है ये स्वतंत्र होगी। हम फॉरेक्स रिजर्व जो है के लिए डॉलर पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि आपने देखा होगा कि इंडिया का जो रैंकिंग है विश्व में 4 से नीचे जाकर 6 हो गया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कारण तो क्या है कि रुपये के मूल्य में गिरावट। चूँकि रुपये का मूल्य जो है एक्सचेंज रेट डॉलर के साथ जुड़ा हुआ है, डॉलर मजबूत है, उसको मजबूत कर सकता है अमेरिका, तो फिर तो हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड है। तो इस डिपेंडेंसी से आज़ादी चाहिए और इस आज़ादी प्राप्त करने के लिए हम डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस डी डॉलराइजेशन के प्रोसेस जो है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ध्यान ये रखना है ना। यानी डी डॉलराइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो अब देखो यहीं पर आएगा द चेंज इन द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है, डी डॉलराइजेशन का एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी विश्व की आर्थिक व्यवस्था में जो परिवर्तन है ये डी डॉलराइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कैसे इम्पैक्ट है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एक तो हमने कहा कि अमेरिका का आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ रहा, अमेरिका की राजनीतिक स्थिति भी कमज़ोर पड़ रही है, शक्ति सत्ता प्रभुत्व तीनों कम हो रही है अमेरिका की। और दूसरी तरफ इमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ हैं, इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की जो आर्थिक स्थिति है बेहतर हो रही है, इनकी राजनीतिक स्थिति बेहतर हो रही है, शक्ति सत्ता में वृद्धि हो रही है, राइट। यानी जो टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो, सभी चीज़ों में अमेरिका आगे रहता था, ठीक है। अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं करता था, अब चैलेंज किया जा रहा है ना। और ये इमर्जिंग इकोनॉमी जो हैं चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, ये रियल में भविष्य में भी चैलेंज कर सकते हैं। आप देखो ग्रोथ रेट के क्षेत्र में ही देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चाइना, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तो जब ये चेंज होता है इकोनॉमिक ऑर्डर, तो चेंज होगा तो एजुकेशन में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, देश के जो इंटरनेशनल रिस्पेक्ट है उसमें चेंज होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में चेंज होगा, लोगों की सोच में चेंज होगा, लोगों के व्यवहार में चेंज होगा, एवरीथिंग चेंज करेगा, राइट। तो ये जो द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, इसमें पहला चेंज क्या हो रहा कि यूनिपोलर से, है ना, मल्टीपोलर का डेवलपमेंट हो रहा। ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमी के टर्म में यहाँ हम कह रहे हैं, है ना। इकोनॉमी के टर्म में क्या था कि हमारे पास ग्लोबल जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन थे, वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में अमेरिका का प्रभुत्व था, है ना। अमेरिका 30% उसकी वोटिंग राइट थे, वो घट रहे हैं, वो धीरे धीरे घट रहे हैं, है ना, 17%, 15% ऐसे घट रहे हैं, और इमर्जिंग इकोनॉमी का उसमें बढ़ रहा। एक ये बात ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि अल्टरनेटिव विकल्प तलाशा जा रहा है। जैसे हमने कहा कि ब्रिक्स करेंसी अगर डेवलप हो जाए और ब्रिक्स बैंक जो है उस करेंसी का इंटरनेशनल सेटलमेंट करना शुरू कर दे, तो एक तरह से ब्रेटन वुड जो सिस्टम है, जो आईएमएफ है, जो वर्ल्ड बैंक है, जो उस व्यवस्था का रेगुलेशन करती है, या तो उसमें इमर्जिंग इकोनॉमी के प्रभाव में वृद्धि हो रहा,
या उसके चैलेंज करने के लिए दूसरी संस्थाओं का विकास हो रहा है। तो इससे अमेरिकी प्रभुत्व में कमी हो रही है और इससे जो एक नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक दूसरा दूसरा देखिएगा कि इरोजन ऑफ यूएस डॉलर हेजेमनी, है ना। यूएस जो डॉलर है उसकी हेजेमनी धीरे धीरे समाप्त हो रही है, प्रभुत्व उसकी समाप्त हो रही है। इंटरनेशनल संस्थाओं का वैल्यू कम हो रहा। आप देखिए कि इवेनो तो लगभग डेड हो गया है। अब अगर इसमें चेंज अगर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं किया जाए तो देश अलग अलग विकल्प तलाशेंगे और इन व्यवस्थाओं में कमियां आएगी। और तीसरा आप देखिए कि जब ग्लोबल साउथ का वेटेज बढ़ रहा है तो ग्लोबल साउथ जो है नई विश्व व्यवस्था की मांग कर रही है। चौथा आप देखिए कि जिस अमेरिका के प्रभुत्व से लोग इतने डरते थे उसके साथ ईरान खड़ा है, ईरान जैसा देश खड़ा है। ईरान को बैकअप है चाइना का, रसिया का। तो एक अप्रत्यक्ष ढंग से अमेरिका को हम राजनीतिक चुनौती भी मिल रही है, युद्ध की टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो ये सारा चीज़ क्या कर रहा है कि इकोनॉमिक डिसरप्शन भी इससे हो सकता है ना। इकोनॉमिक इनएस्टेबिलिटी हो गया है और इसी इनएस्टेबिलिटी के क्रम में आप देखिए कि जो ट्रंप ने जो टेरिफ वार शुरू किया, तो टेरिफ वार शुरू किया तो कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है ट्रंप का क्रिटिक्स करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, देश जो है साइलेंटली जो है अपनी स्थिति को मजबूत करें। इंडिया भी साइलेंट डिप्लोमेसी पर ही काम कर रहा है, चाइना भी साइलेंट डिप्लोमेसी पर ही काम कर रहा। लेकिन अंदर अंदर क्या है कि रियलिटी क्या है कि टेरिफ वार हो या ईरान के साथ युद्ध हो या पेट्रो डॉलर को लेकर के वार अमेरिका करे, अल्टीमेटली जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है जिसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है उस वर्चस्व को चुनौती दिया जा रहा है। और उस वर्चस्व को चुनौती दिया जा रहा है तो एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का विकास भविष्य में हो सकता है। अभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप चैलेंज इस पे देखेंगे कि इसके क्या चैलेंजेस हैं, तो एक बात ध्यान है कि हालांकि डी डॉलराइजेशन हो रहा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई दूसरी इकोनॉमी जो है अमेरिका के बराबर आ गई है ना। अमेरिका की जीडीपी जो है 38 ट्रिलियन की है और चाइना की 20 ट्रिलियन की है। थर्ड जर्मनी की 5 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा है। फोर्थ जापान की उससे थोड़ा सा कम है, 4 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा। ब्रिटेन 5वां में आ गया, इंडिया 6ठा में है जो 4.15 ट्रिलियन के करीब है। तो गैप अभी भी बहुत है, अभी भी डॉलर में ही ज़्यादातर ट्रेड हो रहा, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रहा, ज़्यादातर फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, लेकिन इसके चैलेंज क्या है, यानी जो देश उसको चुनौती दे रहे हैं तो इसका चैलेंज क्या है कि यानी जो इमर्जिंग इकोनॉमी को देखेंगे तो एक तो इनकी करेंसी का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस अभी नहीं है, दूसरा इनकी करेंसी फुली कन्वर्टिबल नहीं है, तीसरा इनके पास कोई इंटरनेशनल लेवल पर मानक पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं है, चौथा इनकी इकोनॉमी में उतनी स्टेबिलिटी भी नहीं है जितनी स्टेबिलिटी अमेरिका की इकोनॉमी में है, उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, पांचवा अभी भी डायरेक्टली अमेरिका को कोई चुनौती नहीं देना चाह रहा, राइट। और छठा कि अगर ये ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा तो जैसे देखिए कि इवेनो डिफंक्शनल हो गया है, तो क्या इसको भी ख़त्म कर देंगे। इसके ख़त्म करने के पहले कोई विकल्प नहीं लाएंगे तो वर्ल्ड की इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी, इसलिए इसका बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो अब ये देखिए कि अगर ये चैलेंज है तो भविष्य के लिए हमारे पास क्या है।
तो भविष्य में अगर डी डॉलराइजेशन और न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की स्थापना करनी है तो हमें डॉलर पर निर्भरता कम करना पड़ेगा। हमें मल्टीलेटरल करेंसी सिस्टम, बायलेटरल करेंसी सिस्टम, लोकल करेंसी सिस्टम का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हमें और भी अपनी इकोनॉमी को और इस सिस्टम में और भी ज़्यादा अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा। आपसी जियो पॉलिटिकल जो टेंशन है आपस में, उसको दरकिनार करके और एक बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना होगा, तभी हम इस में आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण, और इसमें कई चीज़ें हो रही है, डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है ना, प्रोटेक्शनलिज्म भी हो रही है। तो ये सब क्या है? ये सब भी क्या है कि आपका जो ग्लोबल ऑर्डर है, इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर है, उसमें चेंज को रेखांकित कर रहा। और लास्टली आप जो है इसमें निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया जो है और द चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है। डॉलर के प्रभुत्व में निरंतर कमी हो रही है और भविष्य में ऐसी परिकल्पना की जा सकती है कि डॉलर की जगह कोई नई करेंसी या मल्टीपल करेंसी सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाए और विश्व में एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो जाए जो विश्व के समृद्धि और विश्व में समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मजबूत करेगी। और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं।